नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग। और हम लोग बात कर रहे थे बैंकिंग सिस्टम की, भारत के बैंकिंग सिस्टम की, और आज है हमारा उसका लेक्चर नंबर 7। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? आज हम बात करेंगे बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सर्जन की, कि जो बैंकिंग सिस्टम है, ये जो कॉमर्शियल बैंक है वो पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं वो हम लोगों को जानना है। हम बात करेंगे क्रेडिट क्रिएशन की, हम बात करेंगे साख क्या होता है और क्या क्रेडिट होता है, ये सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सर्जन। तो भैया देखो, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज आपको बोर्ड पर लिखा हुआ कम दिखेगा और मनीष सर की राइटिंग ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हम किताबों से ज्यादा हम खुद हाथ चलाते हैं, तभी बच्चों को समझ में आता है। तो इसलिए आज आपको खाली स्लाइड्स देखने को मिलेगी और मनीष सर की चलता हुआ हाथ देखने को मिलेगा। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साख, या जिसको क्रेडिट कहा जाता है, ये क्या होता है? ये क्रेडिट या साख क्या होता है? देखिए, सर्जन का मतलब होता है बेटा बनाना, साख बनाना या साख क्रिएट करना। ओके, अब देखिए क्रेडिट या साख का मतलब क्या है। देखो पहले के समय में क्या है, जो साख का मतलब हुआ करता था वो हमारी एक इमेज से हुआ करता था, हमारी रेपुटेशन से हुआ करता था कि साहब इस व्यक्ति की कितनी इज्जत है, जितनी ज्यादा इज्जत होगी उसकी इतनी साख होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आज आप गांव में बहुत बड़े अच्छे खासे व्यापारी है, आपके पास खूब पैसा है, खूब धन दौलत है। आज आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति पैसा मांगने आए जिसकी इनकम तो थोड़ी बहुत महीने की कम है, परंतु वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी गांव में सब लोग इज्जत करते हैं, उसको ना किसी गलत चीज का शौक है, आपको पता है कि अगर वो पैसा उधार लेकर के जा रहा है तो वो आपको लौटा देगा। ये क्यों? क्योंकि उसकी साख अच्छी है, उसके जो इमेज बनी हुई है ना लोगों के सामने वो बहुत अच्छी हुई है, बढ़िया व्यक्ति है। तो पहले के समय में जो साख को जोड़ा जाता था वो लोगों की इमेज से जोड़ा जाता था। तो ज्यादा अच्छी इमेज होगी, ज्यादा साख होगी, मतलब आपको ज्यादा उधार दिया जाएगा, और कम इमेज होगी, कम अच्छी इमेज होगी, इमेज आपकी थोड़ी खराब होगी तो आपको साख कम दी जाएगी। अब ऐसे ही मान लीजिए कि अब उस व्यक्ति को तो आपने पैसा दे दिया, परंतु एक दूसरा व्यक्ति है जो शराब पीता है, लोगों से लड़ता चलता है, किसी के पैसे लौटाता नहीं है, उसकी क्या है? इमेज खराब है। और जब ऐसे इमेज खराब है तो आप उसको पैसा नहीं दोगे, तो वहां पर उसकी साख खराब है, मतलब उसका जो उधार है आप वो भी क्या करोगे? कम करोगे। तो साख सर्जन क्रेडिट, क्रेडिट यहाँ पे साख का जो पहले के समय में मतलब हुआ करता था वो हुआ लोगों की इमेज से करता था कि भाई उसकी इमेज ऐसी है, और फिर उस इमेज के अनुसार ही उसको पैसे दिए जाते थे। तो अब आज हम पर यहाँ पे भी क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्रेडिट है यहाँ पे आप क्रेडिट साख सर्जन, ठीक है। अब ये साख सर्जन जो हो रहा है, लोगों को पैसे उधार देने की बात है, वो प्रक्रिया हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम लास्ट के लेक्चर्स तक हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि बैंकिंग व्यवस्था लोगों से पैसा लेती है। भाई जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बैंकों में जाकर के डिपॉजिट कराते हैं, और एक्स्ट्रा पैसा बैंकों में जब डिपॉजिट कराया, डिपॉजिट कराने के बाद उसी पैसे को लोगों को लोन के रूप में देने का काम करती है। और जो दोनों के बीच में इंटरेस्ट का होता है, उस इंटरेस्ट को एक प्रॉफिट के रूप में देखने का काम करती है। भाई आपसे 5,000 रुपए लिए, 10% दिया, आपको 5,000 उधार लिए, 20% लिया, तो ये 20 और 10 का जो अंतर है 10%, वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो ये आज किस प्रकार से प्रॉफिट कमा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम वो हम लोग जानेंगे। तो साख क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब आम भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में हम साख को क्या मानेंगे? उधार मानेंगे। ठीक है, उधार, लोन, साख, क्रेडिट, ये सब कुछ एक ही है, पर ये इस उधार से कैसे से पैसा बनता है वो आज हम लोगों को समझना है। चलिए जानते हैं। बैंक इसलिए उधार दे सकते हैं क्योंकि वे सभी जमाकर्ताओं को एक ही समय रुपया उधार वापस मांगने की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो देखिए, हम ये बात मानते हैं कि जो भी लोग बैंकों में पैसा जमा करा करके आएंगे वो एक बार में ही पैसा मांगने के लिए नहीं जाएंगे। ओके, ये चीजें भी मैं आपको और आगे समझाऊंगा। जब बैंक किसी को उधार देते हैं, उस व्यक्ति के नाम में एक नया जमा खाता खोल देते हैं। तो जैसे ही किसी को उधार देंगे, लोन देंगे, तो एक और नया खाता खोल देंगे, जिससे कि वो उसका क्या है? लोन वाला खाता हो जाएगा। इस प्रकार द्रव्य की पूर्ति, द्रव्य मतलब यहाँ पे पैसा है, मनी की जो सप्लाई है वो पुराने जमाओ, नए जमाओ प्लस करेंसी तक बढ़ जाती है। तो ये जो दो खाते हैं उसका पुराना वाला नया, ये सब कुछ अभी आपको आगे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। चलिए तो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले अपन उसको समझ लेते हैं। वो है हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इसको कहा जाता है NDTL। ठीक है,
NDTL, ये आपको पूरा आगे का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझना जरूरी है। आप इसको उतारे नहीं उतारे तो भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। NDTL क्या है? देखो सबसे पहले तो जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है लायबिलिटीज, ये क्या होता है? इसको अगर हम हिंदी में देखते हैं तो लिखा जाता है देनदारियां। क्या लिखा जाता है? देनदारियां। देनदारियां का मतलब होता है जहां आपको कुछ देना हो, ठीक है। देनदारियां जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे 500 रुपए दिए, तो अब ये 500 रुपए मेरे लिए क्या हो गई? देनदारियां हो गई। मैं आपको लौटाऊंगा क्योंकि आपने भाई मुझे दिए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो मैं आपको लौटाऊं। तो लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये होता है कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है, ये हमें लौटाना होगा। आपने मुझे 500 दिए, ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको 500 रुपए वापस लौटाऊं, वो देनदारियां होती है। एक होती है बेटा असेट्स। क्या होती है? असेट्स। और असेट्स जो है वो आपकी किताब में एनसीईआरटी में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है आस्तिया, ठीक है। असेट्स, असेट्स एक तरीके से मेरी संपत्ति है, एक प्रकार से मेरी संपत्ति। अब जब आपने मुझे 500 रुपए उधार दिए, 500 रुपए दिए, तो वो आपके लिए क्या है? एक प्रकार से संपत्ति, क्योंकि आपको पता है वो 500 रुपए मेरे पास वापस लौट करके आएंगे, और वही 500 रुपए मुझे आपको देने हैं, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? देनदारियां हो गई, लायबिलिटीज हो गई। तो लायबिलिटी क्या है? आपका दायित्व है जो कि आपको देना है, आपको चुकाना होता है। और असेट एक प्रकार से आपके पास आने वाली चीज है, आपकी संपत्ति होगी। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की, NDTL की। अब देखो बैंकों की दृष्टि से अगर हम देखें, अब बैंक के लिए क्या लायबिलिटीज है? बैंक के लिए क्या लायबिलिटीज है? बैंक में वह लायबिलिटीज है जो कि बैंकों में पैसा लोगों ने जमा कराया। आज मैं बैंक में गया, मैंने 5,000 जमा कराए, आपने बैंक को 10,000 जमा कराया, किसी ने 20,000 जमा कराया, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1 करोड़, इस प्रकार से बैंकों में पैसा जमा कराया। अब ये सारा का सारा पैसा किसके पास आ गया? बैंकों के पास आ गया। तो ये पैसा बैंकों को लौटाना है ना, तो ये बैंकों की क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। ये क्या हो गई? बैंकों की लायबिलिटी हो गई, क्योंकि उनको लौटाना है। ध्यान दीजिएगा, बैंकों को लौटाना है, इसलिए बैंकों की क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। आपने मुझे 500 रुपए दिए थे, वो मुझे लौटाने थे, इसलिए वो मेरा लायबिलिटी थी, मेरा दायित्व था, मेरी देनदारी थी, वो मुझे आपको लौटाने थे। उसी प्रकार से जब हम सभी ने बैंकों में पैसा जमा कराया, जमाकर्ताओं ने बैंकों में पैसा जमा कराया, और बैंकों में जब पैसा जमा कराया तो वही पैसा बैंक के लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाती है, देनदारी बन जाती है। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में अगर हम देखें तो बैंकों के पास क्या है? जो भी डिपॉजिट होगा, जो भी पैसा जमा कराया जाएगा वो। और अब ये जो पैसा है ना बेटा, ये भी 2 प्रकार से जमा कराया जाता है। एक तो क्या होता है? डिपॉजिट करा दिया, ओके, डिमांड डिपॉजिट होता है। और दूसरा टाइम। ये क्या है? देखो डिमांड डिपॉजिट, एक तो क्या हुआ? मैंने पैसा जमा कराया, तो मैंने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खुलाया। सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में क्या हुआ? मैंने पैसा जमा कराया, मेरी आज मर्जी हुई, मेरी डिमांड हुई, मैं आज निकाल सकता हूं। तो इसको क्या कहा जाता है? मांग जमा कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? मांग जमा कहा जाता है। कि भैया मैंने कल पैसा 10,000 रुपये जमा कराया, मुझे 2 महीने बाद आवश्यकता पड़ी कि नहीं साहब आज 5,000 की जरूरत है, तो मैं 5,000 निकाल सकता हूं। तो जब मैं मांग करूंगा, मेरा जो जमा कराया पैसा है, जब मैं उसकी डिमांड करूंगा, मांग करूंगा, वो पैसा मुझे बैंक को लौटाना पड़ेगा। ये बात आप मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं सर। तो देखो डिपॉजिट 2 प्रकार का हुआ है। एक तो है मांग जमा, जो कि जब भी जनता मांगेगी वो पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट डिमांड लायबिलिटी। जिसको हम क्या बोल रहे हैं? नेट डिमांड लायबिलिटी। कि जब जनता डिमांड करेगी वो देनदारी आपको चुकानी ही पड़ेगी, वो आपको देना ही पड़ेगा। आज आपने मुझे 500 रुपए दिए और उसमें से ऐसा कहा कि सर जी मुझे जब भी जरूरत होगी मैं लेकर चला जाऊंगा, तो वो क्या है? एक समय है कि भाई डिमांड होगी जब देने पड़ेंगे। आप 3 दिन बाद आए, सर जी उसमें से 100 रुपए दे दो, मैंने 100 रुपए दे दी, ठीक है। ऐसा जनरली किस केस में होता है? जब आप देखा करो कि जो गांव में जो गरीब लोग होते हैं ना, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो बहुत गरीब स्थिति में होते हैं, तो वो क्या करते हैं? और जैसे जनरली क्या है, जैसे कभी औरतें होती हैं जिनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा शराब वराब पीते हैं, ठीक है, परिवार सही नहीं रहता है, तो क्या करती है? 500 रुपये 1,000 रुपये जो भी कमाती है ना, तो वो किसी कोई बड़ा सेठ होगा उसके पास रख करके आ जाएगी, गांव में कोई सज्जन व्यक्ति होगा उसके पास रख करके आ जाएगी, सेठ जी 500 रुपये रख लो, मुझे ज़रूरत होगी ना मैं जब ले जाऊंगी। अब आपको तो पता ही है कि जो मेरा आदमी है वो कैसा है, शराब वराब पीता है, उसको पता चल गया मेरे पास 500 रुपये है तो उड़ा देगा, वो खराब कर देगा। तो इसी प्रकार से हमने बैंकों में कराया, ये लो 500 रुपये, ये लो 1,000 रुपये, ये 5,000, ये 10,000 रुपये, मैं जब जरूरत पड़ेगी मैं जब निकाल लूंगा, होता है। तो ये क्या हुई? डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा होती है, मतलब जब जनता मांग करेगी तब वो उस जमा को निकाल सकती है। दूसरा होता है बेटा टाइम डिपॉजिट। दूसरी कौन सी है? टाइम डिपॉजिट। इस टाइम डिपॉजिट में क्या आ रहा है? हमने पढ़ा था FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा RD, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। FD में मैंने आपको क्या बताया था कि भैया एक बार में एक
बड़ा पेमेंट जमा करा दिया जाता है लंबे समय के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बैंक को जाकर के कहा भैया ये 2 लाख रुपए लो और 5 साल के लिए आप अपने पास रख लो, ये 2 लाख रुपए लीजिए और 5 साल तक आप अपने पास रख लीजिए। अब इस एफडी पर अच्छा खासा ब्याज मुझे मिलेगा, तो मैंने 2 लाख रुपए 5 साल तक के लिए बैंक के पास जमा करा दिए। ये टाइम डिपॉजिट है, क्योंकि मैं ये जब इच्छा होगी तब नहीं निकाल सकता हूँ, 5 साल के बाद ही निकाल पाऊंगा, और 5 साल से पहले निकालूंगा तो उस पर कुछ ब्याज मुझे बैंक को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया। जनरली लोग पूरा टाइम होने के बाद ही निकलवाते हैं, जिससे कि उनको बहुत अच्छा खासा पैसा इस पर मिलता है। तो 2 लाख मैंने 5 साल के लिए ब्लॉक कर दिए कि हाँ भैया एफडी मैंने करवा दी, ये मेरी टाइम डिपॉजिट है। रिकरिंग डिपॉजिट में मैंने क्या बोला, मैंने बैंक को बोला कि भैया 5 साल के लिए मैं हर महीने हर मंथ 3-3 हजार रुपए आपको जमा करा करके जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, हर महीने 3 हजार का मतलब है 1 साल में 36 हजार रुपए मैं आपको जमा करा के जाऊंगा। और 36 हजार 5 साल के कितने हो गए, 0 0 0 5 6 30, 5 से 15 18, 1,80,000 रुपए मैं आपको 5 साल में जमा करा दूंगा। मतलब हर महीने में आपको 3-3 हजार रुपए जमा करा के जाऊंगा, पर मैं ये 3-3 हजार रुपए निकाल नहीं सकता 5 साल से पहले, 5 साल के बाद ही निकालूंगा। तो ये क्या हो गई बेटा, टाइम डिपॉजिट हो गई। अब ये बैंक के पास ये पैसा आया, ठीक है, परंतु ये बैंक को देना है, देना तो है परंतु एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद ही देना है। ऐसा नहीं है जब इच्छा हुई तब आ जाओगे और पैसा निकला लोगे, नहीं। जब बैंक को आपने टाइम बताया है उसी टाइम पर ये पैसा बैंक आपको लौटाएगा। तो 5 साल बोला, यहां पर 5 साल बोला, तो बैंक आपको 5 साल के बाद पैसा देगा, परंतु बीच में भी आप निकलवा सकते हो, परंतु उसमें आपकी कटौती होगी। तो इस प्रकार से लेनदारियां अगर हम बैंक की देखते हैं, देनदारियां, तो डिपॉजिट है, जमा कराया लोगों ने, ठीक है। अब वो जमा 2 प्रकार का है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, ठीक है, और ये उनको लौटाना होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, NDNTL कहते हैं, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो डिमांड लायबिलिटीज तो कौन सी हो गई, ये वाली कि भैया जब जनता ने मांगा तब लौटाना है, और टाइम लायबिलिटीज ये वाली कि भैया जब समय आएगा तब आपको लौटानी होगी। ओके, तो यहां तक का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। अब अपन एक बार छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि मैं कहूं डिमांड जो डिपॉजिट हुई, ठीक है, जैसे वो मान लेते हैं अपन लोग अपने पास 60,000 हो गए। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं लेंगे। उसके बाद अगर मैं मान लेता हूं जो टाइम डिपॉजिट है मेरे पास, वो मेरे बैंक में 40,000 हो गई, तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपए, है ना। तो किसी भी बैंक में 1 लाख रुपए क्या हो गया, NDTL हो गया, मतलब डिमांड डिपॉजिट 60 और टाइम डिपॉजिट 40,000, ठीक है। तो ये 1 लाख का जो 1 लाख रुपया है, ये बैंकों को लौटाना है, जनता को लौटाना है। ये बैंक का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है जो कि जनता को लौटाना है। परंतु बैंक क्या करता है, इसी पैसे को दूसरे लोगों को लोन दे देता है, दूसरे लोगों को लोन दे देता है। और अब इन सभी बैंकों का जो बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो केंद्रीय बैंक होता है। तो केंद्रीय बैंक को तो सबकी चिंता करनी है, केंद्रीय बैंक को तो उनकी भी चिंता करनी है जो लोन लेकर के जा रहे हैं, केंद्रीय बैंक को तो उनकी भी चिंता करनी है जो पैसा जमा कर के जा रहे हैं। तो केंद्रीय बैंक ने एक बात बोली, बोले अगर तुमने ये 1 लाख का 1 लाख रुपए लोन को दे दिया, सारा का सारा पैसा अगर आपने लोन में दे दिया, और मान लीजिए इसमें से अगर किसी भी व्यक्ति का लोन फ्रॉड निकल गया, वो पैसा जमा नहीं करा पाया, तो जिन लोगों ने आपके बैंक में पैसा जमा कराया है उनका तो विश्वास उठ जाएगा बैंकिंग सिस्टम में से, उनका तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोले इसके लिए आप कुछ पैसा अपने पास बचा करके रखो। तो इसलिए क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 2 टर्म निकालता है, CRR और SLR। CRR में कहा जाता है नगद कोष अनुपात, नगद कोष अनुपात, या इसे कहा जाएगा कैश रिजर्व रेशियो, CRR। कैश रिजर्व रेशियो ये वो अमाउंट होता है बेटा जो कि आपको टोटल का क्या है, केंद्रीय बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा। हर बैंक अपना एक एक करंट अकाउंट सेंट्रल बैंक के साथ खोलता है, केंद्रीय बैंक के साथ खोलता है, और वो इतना परसेंटेज आपको उसके पास रखना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर CRR 5% है, 5% का मतलब हो गया 1 लाख का 5% निकालो आप, तो यहां पर हमारा आएगा 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए आपको कहां जमा करा करके रखने होंगे, केंद्रीय बैंक के पास जमा करा करके रखने होंगे।
ये केंद्रीय सीआरआर एसएलआर जो भी तय करेगा वो कौन करेगा, केंद्रीय बैंक तय करेगा। और ये सीआरआर एसएलआर तय करने के बाद जो महंगाई को कंट्रोल करने में इनकी बड़ी भूमिका है वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम ये जानेंगे कि केंद्रीय बैंक किस प्रकार से कुछ इस प्रकार के उपाय कर रहा है जिससे कि हम महंगाई को कंट्रोल कर सकें। कब केंद्रीय बैंक सीआरआर को बढ़ाता है, कब एसएलआर को घटाता है, कब एसएलआर को बढ़ाता है, सीआरआर को घटाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो नगद कोष अनुपात 5%। अब एसएलआर में बोला गया, एसएलआर है वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। ये बेटा वो अनुपात है जो कि बैंकों को खुद के पास रखना होता है। और इसमें जनरली वो लोग क्या रखते हैं, वो इसमें ये रखते हैं जैसे कि कोई गोल्ड हो गया या और कुछ हो गया, जो टोटल अमाउंट है उसका इतना परसेंटेज वो गोल्ड में या इन चीजों में रखते हैं, वो अपने पास रखेंगे। जैसे मान लो कि भैया 15% ये है, तो अब 15% का मतलब हो गया 15,000 रुपए तक की इनकम यहां से। तो अब ये 5,000 ये और 15,000 ये, इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है बेटा LRR। क्या बोला जाएगा, LRR। CRR प्लस SLR इज इक्वल्स टू LRR। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा लीगल रिजर्व रेशियो, या इसको हम कहते हैं कानूनी आरक्षित अनुपात। ठीक है, तो LRR कितना परसेंट हो गया, 5% CRR, 15% SLR, तो ये कितना परसेंट हो गया बेटा, 20%। तो ये LRR 20%। अब ये रिजर्व बैंक ने क्या करा, केंद्रीय बैंक ने क्या करा कि जितना भी जमा बैंकों के पास है उसका 20% ब्लॉक करवा दिया। बोल दिया भैया 20% तक आप दे ही नहीं सकते, उधार लोन में नहीं दोगे। तो अब बैंक क्या करेगा कि 1 लाख रुपया उसके पास है, 1 लाख में से 20,000 उसको माइनस करने होंगे। मतलब अब बैंक कितना दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए ही लोन में दे सकता है। और ये 20,000 सेव क्यों करवाया, 20,000 इसलिए सेव करवाया गया कि अगर जिन लोगों को आप लोन दे रहे हो अगर वो समय पर लोन नहीं चुका पाए या वो लोन दे ही नहीं पाते हैं किसी भी कारण के कारण, तो जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है कम से कम उनका विश्वास बैंकिंग सिस्टम पर से नहीं उठना चाहिए, उनका विश्वास बना रहना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा में रहेगा तो कम से कम आप कुछ समय के लिए उन लोगों को पैसा देकर करके स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, स्थिति को संभाल सकते हैं। तो CRR, SLR और LRR तीनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। CRR नगद कोष अनुपात वह अनुपात है जो कि हर बैंक को केंद्रीय बैंक के पास अपनी कुल जमाओं का रखना पड़ता है, ठीक है, या कुल जो देनदारी होती है उसका रखना होता है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR वो है, देखिए वैधानिक तरलता, तरलता का मतलब क्या समझाया था हमने, लिक्विडिटी, जो कि जनरली जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो जैसे कि गोल्ड हो गया और हो गया इन चीजों में, तो इस प्रकार का इतना परसेंट वो उनके पास रखना होगा। LRR इन दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों का टोटल होगा। तो ये LRR ये हो गया कि भाई इतना अमाउंट आप लोन में नहीं दे सकते, बैंकों को अपने पास रखना है, अपने पास या केंद्रीय बैंक के पास रखना होगा। ओके, यहां तक की हमारी बात क्लियर। अब देखिए, अब हम आगे जो साख सर्जन का सिस्टम है उसको समझेंगे, परंतु पहले 2-3 बातें हम मान लेते हैं। अजप्शन जो कहते हैं, अजप्शन हम लोग कर लेते हैं। अजप्शन का मतलब होता है बेटा कि हम मान करके चल रहे हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि ये मान्यता है, या आपको मान करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो अजम्पशन है या जो पहली मान्यता है वो ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे बैंक के थ्रू होंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है जो कि हम कैश में ऐसे कर रहे, नहीं। मेरे पास पैसा आएगा तो मैं बैंक में ले जाकर के जमा कराऊंगा, आपके पास पैसा आएगा तो आप भी ले जाकर के बैंक में जमा कराओगे। तो एक तो हमारा जो है मान्यता है वो ये कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जितने भी लेन देन होंगे वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होंगे। और दूसरी बात ये कही गई कि सभी बैंक एक होंगे, सभी बैंक एक होंगे। मतलब जो पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है बेटा वो पूरा का पूरा एक होगा, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक होगा। मतलब आप ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, ये वाला बैंक अलग है, ये वाला बैंक अलग है, नहीं। पूरा बैंक, जितने बैंक है वो सारे मिलाकर के एक बैंकिंग सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि भैया मेरा खाता एक्स बैंक में है, मैंने 1,000 रुपए जमा कराए,
फिर आपको 1000 रुपये उसने दे दिए, उधार दे दिए, अब आप वाई बैंक में जाकर के जमा कराओगे, मतलब वो चल रहा सारा का सारा बैंकिंग के द्वारा ही है, बैंक अलग अलग नहीं है, वो सारे के सारे एक होंगे और ये वो जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो बैंकिंग के थ्रू ही होगा। अब हम हमारे मेन मुद्दे पर, मेन काम पर आ जाते हैं, जिसके लिए आज का लेक्चर है कि अभी पैसे से पैसा बन रहा है तो बन कैसे रहा है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है बेटा, उस फॉर्मूले को समझ जाओ, वो है मुद्रा गुणक, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर। क्या कहेंगे, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। क्या होता है, 1/LRR। ठीक है, तो हम ये मान करके चलते हैं यहां पर कि हमारी जो LRR होगी वो 20% होगी। कितनी होगी, 20% होगी। अब 20% का मतलब ये हो गया 120/100, ये 100 ऊपर जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 20 इज 5। बस इतनी बात आप ध्यान रखिए। अब आगे आ जाइए। अब देखिए सबसे पहला, अब आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाते जाइए, ये आपके फेज है, या आप इसको चरण भी लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, यहां पर जो डिपॉजिट होगी, जमा होगी वो, ओके। इसके बाद यहाँ पे जो LRR है वो, और यहाँ पे जो लोन दिया है बैंक ने वो। चलिए अब हम मानते हैं जो सबसे पहला जो शुरुआती फेज है, जो फर्स्ट फेज है, उसमें मान लीजिए किसी ने 1000 रुपये क्या करा है, बैंक में जमा करा है। कितने करा है, 1000 रुपये बैंक में जमा करा है। अब LRR कितना लिया, 20% लिया। 20% का मतलब ये हो गया बच्चों 1000 रुपये, 1000 का 20, 0 से 0, 0 से 0, तो 100 को गुणा करा 200। तो मतलब जिस बैंक के पास ये 1000 रुपये आए उसमें 200 रुपये तो वो लोन दे ही नहीं सकता, क्योंकि LRR तो वो अमाउंट है ना जो कि आपको खुद के पास और केंद्रीय बैंक के पास रखना है, उसका तो लोन देना ही नहीं है। तो 200 रुपये तो आप यहाँ पे माइनस कर दो, और लोन कितने दे सकते हैं, 800 रुपये आप लोन दे सकते हो। अभी जो 800 रुपये हैं, मान लीजिए आपने लोन दिया, इन लोगों में पैसा बांट दिया, अब ये लोग भी अपने अपने बैंकों में जाकर के जमा कराएंगे, और अपने अपने बैंकों में जाकर के जमा कराएंगे। तो मैंने क्या कहा कि पूरा बैंकिंग सिस्टम एक है। तो अब ये 800 रुपये एक बैंक से निकले, दूसरे बैंकों में गए, ये फिर दूसरा चरण आ गया, फिर 800 रुपये बैंकों के पास जमा हो गए, फिर 800 रुपये बैंकों के पास जमा हो गए। अब 800 रुपये बैंकों के पास जमा हो गए, फिर इसका 20% वो लोन में नहीं दे सकते, फिर इसका 20% आप लोन में नहीं दे सकते, तो आ जाइए भैया। तो मतलब 160 रुपये आप लोन में नहीं दे सकते हो। अब 160 हटा दिए तो कितने बचे, 540। 540 आप लोन में दे दो। अब 540 आपने वापस लोन में दिए, तो अब वापस वो किसी ना किसी बैंक में जाकर के क्या होंगे, जमा होंगे। तो फिर 540 रुपये आपने बैंक में जमा करा दिए, अब फिर 540 रुपये बैंक में जमा करा दिए, फिर उसका 20% निकालो। ये 0 से 0 अपन ने कैंसिल कर दिया, और अपना 108 रुपये आ जाएगा। ओके, अब 540 में से अपन 108 माइनस कर देते हैं, 2, 3, 432 रुपये। चलिए, तो यहां पर 108 रुपये और यहां पर 432 रुपये फिर वो लोन में दे देंगे। फिर आगे और स्टेप चलेगा, फिर 432, फिर 432 का 20% निकलेगा, फिर बाकी और लोन में दे देंगे, फिर और आएगा, फिर वापस लोन। बोले सर ये प्रक्रिया चलेगी कब तक, कब तक, कब तक, कब तक चलती रहेगी, जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता। जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रक्रिया क्या होगी, चलती ही जाएगी, तब तक ये प्रक्रिया चलती ही जाएगी कंटिन्यूसली। ये प्रक्रिया एंडिंग नहीं होगी जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता। अब हम कैसे पता लगाए कि बैंक ने कितना पैसा बनाया, तो अब बैंक ने कितना पैसा बनाया ये कैसे पता चलेगा। ये देखो, ये हमने निकाला था ना मुद्रा गुणक 5। तो देखो अब जो शुरुआती फेज था वो कितना था, 1000 रुपये, और अब 1000 को 5 से गुणा करो तो 5000 रुपये। तो मतलब उन्होंने 1000 रुपये से कितने बना लिए बेटा, 5000 बना लिए। तो यहां पर जो आपका आता है वो आता है बेटा कितना, 5000। ठीक है, 5000 रुपये वो मतलब 1000 रुपये किसी ने जमा कराए थे, और 1000 से उन्होंने कितने बना लिए, 5000 रुपये बना लिए। सोचिए कितना पैसे से पैसा बना। हमने डिपॉजिट कितने कराए, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये, और उन्होंने कितने बना लिए, 5000 रुपये बना लिए। तो 1000 का 5000, और ये हमारा कैसे आया, ये LRR से आया बेटा। ठीक है, मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर 1/LRR। LRR मेरा 20% था, उसका मतलब 5 गुना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 गुना, या 5 टाइम्स लिखते हैं इंग्लिश में। तो
ओके, तो ये 1000 का 5 हो जाएगा, 5000। तो इस प्रकार से जितने भी जो बैंक है वो सभी इस प्रकार से पैसा बनाते हैं। इस प्रकार से टोटल क्रिएशन जो है बैंकिंग सिस्टम है वो इस प्रकार से करता है, इस प्रकार से पैसे से पैसा बनाते हैं। अब ये CRR, SLR इन सब का और क्या महत्व है ये हम लोग आगे के लेक्चर में जानेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक जो है, जो केंद्रीय बैंक हमारा है, वो किस प्रकार से जो कंट्रोल करता है हमारी इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करता है। ये छोटा सा टॉपिक था पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपके पास एग्जाम में भी आ जाता है तो आपको इसी प्रकार से चार्ट बना करके बता करके आना है। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।